मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अभिनव शिक्षण संस्थान में। मैं हूं आपकी मेंटर हीना। तो हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले लेसन जो है वो शुरू किया था और हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में कि जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी शिक्षा का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले परिवार के और विद्यालय के प्रभाव के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट आज हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, जिसमें है विद्यालय का बालक के विकास पर प्रभाव, यानी जो स्कूल है वो बच्चे के को किस प्रकार से इफेक्ट करता है, किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा का एक महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ और सक्रिय साधन है। यानी जो विद्यालय है, जो स्कूल है, जहाँ से हम अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो क्या है, एक बहुत ज़्यादा एक्टिव कह सकते हैं आप जगह है या स्थान है, जहाँ से बच्चे जो है एक अच्छी नॉलेज लेकर जो है बाहर निकलते हैं। बालक के व्यक्तित्व विकास में स्कूल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी जो विद्यालय है वो क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे के मानसिक विकास में, उसकी डेवलपमेंट में। जो स्कूल है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बात आप सभी को पता है। एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है स्कूल का होता है बच्चे की डेवलपमेंट में। एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विद्यालय हमारी जो शिक्षा है उसमें। जब पहली कक्षा या नर्सरी में बालक प्रथम बार प्रवेश कर लेता है तो उसमें स्कूल से पूर्व की अभिवृत्तियाँ और व्यवहार प्रतिमान होते हैं। मानी जैसे जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं, जब स्कूल में बच्चे को सबसे पहले एक प्री नर्सरी क्लास में आप उसे भेजते हैं, ठीक है, तो क्या रहा है कि उस वक्त बच्चे के अंदर क्या है, वो अभिवृत्तियाँ, वो मेमोरीज हैं जो उसने स्कूल से पहले अपने मन में जो स्थापित की हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के द्वारा, अपनी फैमिली के द्वारा। तो वो जो अभिवृत्तियाँ हैं वो उसके मन में बनी रहती हैं, ठीक है, और वही व्यवहार जो है उसके उस समय को दर्शाता है प्री नर्सरी में, ठीक है। जब बच्चा सबसे पहली बार एडमिशन लेता है तो उसके पास क्या है, अपनी पहले की जो अभिवृत्तियाँ हैं, जो अपने पहला का जो भी स्मृतियाँ हैं आप कह सकते हैं, वो क्या है, उसके व्यवहार को क्या करती हैं, प्रतिमान करती हैं, उसके व्यवहार के बारे में बताती हैं। स्कूल से पूर्ण की अभिवृत्तियाँ और व्यवहार प्रतिमान पारिवारिक वातावरण के विकास होते हुए होते हुए परिवार में बच्चों को या बालकों को जितनी सुरक्षा मिलती है उतनी ही सुरक्षा उससे विद्यालय में प्राप्त नहीं होती। यानी स्कूल जो है वो पूर्ण रूप से जो अभिवृत्तियां हैं या फिर उसका जो व्यवहार है, आपके जो फैमिली एनवायरनमेंट है, बिल्कुल उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन स्कूल में एक अच्छा एनवायरनमेंट आप ये कह सकते हैं बच्चों को देने की कोशिश की जाती है, उन्हें दिया जाता है। और जितनी सुरक्षा की बात हम ये कहते हैं कि परिवार में, क्योंकि फैमिली आपके अराउंड है, तो उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास तुरंत अवेलेबल होने वाली होती हैं। स्कूल भी उतने ही प्रयास करता है, लेकिन शायद हम ये कह सकते हैं कि 10% या 95% तो थोड़ा इसमें शायद कमी होती है, ठीक है। स्कूल में बालक को न केवल स्कूल के वातावरण के साथ समायोजन सीखना पड़ता है, बल्कि उसे अपने सहपाठियों और गुरुजनों के साथ भी समायोजन सीखना पड़ता है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा है जब वो स्कूल में जा रहा है तो क्या है, उसे अपने जो टीचर्स हैं, अपने जो क्लासमेट्स हैं, ठीक है, उन सभी के साथ क्या बनाना पड़ेगा, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। उनके साथ एक समायोजन बनाना पड़ेगा, अपने टीचर्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ एक बैलेंस क्रिएट करना है, आप ये कह सकते हैं। बालक के लिए स्कूल का पहला दिन सुखद घटना होती है और गंभीर संवेदनात्मक संकट भी हो सकता है। मतलब क्योंकि बच्चा पहली बार क्या है, अपने माता पिता से दूर होकर पहली बार जो है उस विद्यालय में प्रवेश करता है, तो ये जो चीज़ है उसकी मेमोरी में एक अच्छी मेमोरी भी क्रिएट कर सकता है, और हो सकता है वो दिन उसको एक बैड इंटेंशन भी हो, या बैड अब ये कह सकते हैं एक बुरा दिन उसके लिए भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि उसका व्यवहार उसके माता पिता के साथ या उसके फैमिली के साथ कैसा रहा है, और किस तरह से वो बाहर के एनवायरनमेंट में एकदम से निकलने पर रिएक्ट करता है। तो उस चीज़ पर ही डिपेंड करता है कि हो सकता है बच्चे को ये चीज़ अच्छी भी लगे, या फिर हो सकता है उसे ये चीज़ अच्छी ना भी लगे, इमोशनली क्या हो जाए, वो इसके लिए थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि जो विद्यालय है उसका बच्चे के मन पर बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चा जो है वो सबसे पहली बार
बाहर आप ये कह सकते हैं कि सोशल जो एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट करने में जो स्कूल है वो क्या करता है, हेल्प करता है। पहला सोशल एनवायरनमेंट आप बच्चे का इसको कह सकते हैं कि सबसे पहले क्या है, वो इसी वातावरण में आता है और लोगों से मिलता जुलता है। तो क्या है, ये सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में भी बच्चे की सहायता करता है। तो टीचर्स के साथ, क्लासमेट के साथ वो क्या करता है, एक बैलेंस क्रिएट करता है। और ये जो उसका पहला स्तर है या पहला चरण आप कह सकते हैं, तो ये जो घटना है उसके लिए अच्छी भी हो सकती है, या फिर हो सकती है वो इस चीज़ को लेकर बड़ा सेंसिटिव भी हो जाए, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जब बच्चा क्या है, पहली बार अपने माता पिता को छोड़कर स्ट्रेंज आप कह सकते हैं, बच्चे के लिए तो अजनबी हैं ये सारी चीज़ें, तो पहली बार ऐसे वातावरण में आता है तो वो क्या थोड़ा सा सेंसिटिव भी हो सकता है इन चीज़ों के प्रति। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल.ई. लॉन्गस्ट्रीट के अनुसार। एल.ई. लॉन्गस्ट्रीट के अनुसार इन्होंने अपने अध्ययनों के आधार पर, ये व्यक्ति साइकोलॉजी बाल विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं इन्होंने अपने अध्ययनों के आधार पर यह स्थिर किया है, यह बताया कि 5 वर्ष की आयु तक का बालक की समस्त सामाजिक अंतः क्रियाएँ माता पिता तथा अन्य परिवारजनों के साथ संबंधित होती हैं। यानी जो 0 से आप लगाएं 5 वर्ष का जो बच्चा है, ठीक है, 5 वर्ष के बच्चे के लिए क्या है, उसका सोशल एनवायरनमेंट क्या है, उसका सोशल एनवायरनमेंट किससे रिलेटेड होता है, उसकी फैमिली से रिलेटेड होता है, उसके रिलेटिव से रिलेटेड होता है, क्योंकि आसपास उसको यही लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसका जो वातावरण है, पर्यावरण है, वो इन्हीं से बना हुआ होता है, ठीक है। तो उसका जो पूरा सोशल एनवायरनमेंट आप ये कह सकते हैं कि चाहे वो आंतरिक क्रियाएं करे, चाहे वो बाहर कहीं जा रहा है, ठीक है, तो किससे उसका जो पूरा सोशल एनवायरनमेंट है वो फैमिली और रिलेटिव्स के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके 5 वर्ष की अवस्था में जब बालक विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसकी अंतः क्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है, और जब तक बालक विद्यालय से संबंधित रहता है तब तक उसमें यह क्रियाएं बनी रहती हैं, ठीक है। और जैसे ही बच्चा क्या करता है, किसी विद्यालय में, किसी स्कूल में हम उसे एडमिशन कराते हैं, तो उसका ये जो सोशल एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये क्या लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि जो उसका सोशल डेवलपमेंट है वो थोड़ा और ज़्यादा डेवलप होने वाला है, थोड़ा और ज़्यादा उसका विकास होने वाला है, ठीक है, जिसमें बच्चा क्या है, इसमें अपने टीचर्स के साथ कनेक्ट होता है, अपने अध्यापकों के साथ जुड़ेगा, अपने क्लासमेट्स के साथ जुड़ेगा, नए नए दोस्त बनाएगा, तो उसे और अलग तरह के सोशल एनवायरनमेंट की नॉलेज होगी, उसका सोशल एनवायरनमेंट जो है वो बढ़ेगा। तो इसी के बारे में क्या है, एल.ई. लॉन्गस्ट्रीट कहते हैं कि जो बच्चा 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष तक उसका जो सोशल एनवायरनमेंट है वो क्या है, बिल्कुल सीमित है। उसके सोशल एनवायरनमेंट में क्या आता है, सिर्फ उसकी फैमिली आती है, उसके माता पिता और उनके जो रिश्तेदार हैं वो आते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा क्या करता है, स्कूल में एडमिशन लेता है, ठीक है, 5 वर्ष की आयु तक, और जब तक वो स्कूल में क्या रहता है, जुड़ा रहता है, ठीक है, जब तक क्या है वो स्कूल में जुड़ा रहता है, उसका जो सोशल एनवायरनमेंट है वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, टीचर्स के कांटेक्ट में आता है, वो क्लासमेट्स के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, धीरे धीरे उसका जो ये सोशल एनवायरनमेंट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये जब तक चलता रहता है जब तक कि वो स्कूल से जुड़ा हुआ है। फिर कुछ बातें इन्होंने बताई हैं, जैसे नर्सरी स्कूल और बाल विकास। नर्सरी स्कूल और बाल विकास, नर्सरी स्कूल में जाने वाले बालकों की आयु में थोड़ा अंतर होता है। बहुधा आयु का यह अंतर माता पिता की अभिवृत्तियों के कारण होता है। कुछ माता पिता यह सोचते हैं कि उनका बच्चा अभी छोटा है और स्कूल जाने लायक नहीं है। नर्सरी स्कूल में बच्चों पर किए गए अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि नर्सरी स्कूल के वह बच्चे जिनके माता पिता का समायोजन बहुत अच्छा है, स्कूल में ऐसे बच्चों की अपेक्षाकृत अच्छे होते हैं, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप जब बच्चे का एडमिशन किसी भी स्कूल में कराते हैं, हम नर्सरी क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आप बच्चे को जब किसी भी स्कूल में कराते हैं तो सबसे पहले हम उसे नर्सरी क्लास में जो है, प्री नर्सरी कह लें या फिर नर्सरी क्लास में जो है उसको एडमिट कराया जाता है, ठीक है, उसका एडमिशन कराया जाता है। और इसमें क्या है, उसे अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट एज के बच्चे भी मिल सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट एज के बच्चे भी मिलेंगे और सेम एज के बच्चे भी मिलेंगे जो उसके उम्र के होंगे, ठीक है। और कुछ एक ऐसे हो सकते हैं जो क्या, जिनकी उम्र उससे 1-2 साल छोटी भी हो सकती है और 1-2 साल बड़ी भी हो सकती है, या फिर सेम एज के आप ये कहेंगे कि ये बच्चे जो होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है कि डिफरेंट एज की, हम ये डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स की थिंकिंग क्या है, ठीक है। कुछ पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को 3 वर्ष की आयु में ही क्या करते हैं, स्कूलिंग कराने लग जाते हैं,
कुछ ही सोचते हैं बच्चा अभी छोटा है, 4 वर्ष या 5 वर्ष की आयु में वो उसे स्कूल भेजना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, उनकी अपनी थिंकिंग है, ठीक है। पेरेंट्स की थिंकिंग पर ये चीज़ें जो है वो बेस्ड होती हैं कि पेरेंट्स जो है उनका जो सोचने का तरीका है वो अलग अलग हो सकता है, उस पर जो है बच्चे जो है डिफरेंट एज में स्कूलिंग शुरू करते हैं। पेरेंट्स की थिंकिंग पर ये चीज़ें बेस्ड होती हैं कि वो अपने बच्चे को कब विद्यालय में डालना चाहते हैं। तो 3 वर्ष की, 4 से 5 वर्ष की आयु का बच्चा आपको पहली कक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, देखिए बच्चे को अलग अलग लोगों के साथ मिल रहे हैं। बच्चे को जो अगर एज डिफरेंस है तो उनका जो मेंटल, आप ये कहेंगे मेंटल डेवलपमेंट है, वो भी कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। जो थोड़ी बड़ी आयु के बच्चे होंगे, 4 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे, उनका मेंटल डेवलपमेंट आपको ज़्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू द 3 साल के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग हमारी जो डेवलपमेंट है वो होती है, ठीक है। ये बात हम पहले साइकोलॉजी में पढ़ चुके हैं। तो इस अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि उन बच्चों में उपयुक्त बच्चों की अपेक्षा अतिरिक्त विशेषताएं होती हैं। ये तो पहले ही हम बता रहे हैं कि देखो कि बच्चों में क्या है, अगर मेंटल डेवलपमेंट डिफरेंट है तो उनकी जो क्षमताएं हैं, उनकी जो कैपेबिलिटी है वो क्या है, डिफरेंट होंगी, ठीक है। हो सकता है 3 वर्ष का बच्चा किसी एक शब्द को लड़खड़ाते हुए बोले या फिर किसी और टोन में बोले, जबकि 4 या 5 वर्ष के बच्चे उसी शब्द को बहुत ही अच्छे से बोल सकते हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं बहुत अच्छे से चीज़ों को बता सकते हैं, ठीक है। 3 वर्ष का बच्चा हो सकता है अपनी भावनाओं को रिप्रेजेंट ना कर सके, अपनी फीलिंग्स को ना बता सके कि उसे अब किस चीज़ की आवश्यकता है या उसे क्या चाहिए, लेकिन 4 से 5 वर्ष के बच्चे के अंदर ये क्षमता हो जाती है कि वो अपनी बातें जो है वो बेहतरीन तरीके से सामने वाले को बता सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। तो क्या है कि अगर डिफरेंट एज है, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा इसके अंदर, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, आप ये कह सकते हैं जो विशेषताएं हैं वो क्या है, अलग अलग देखने को मिलेगी इन कंपैरिजन टू 3 वर्ष के बच्चे से 4 से 5 वर्ष का बच्चा जो होता है वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है, ज़्यादा मानसिक रूप से परिपक्व आप ये कह सकते हैं होता है। तो इसलिए उनमें क्या है, विशेषताएं देखने को मिलती हैं। उन बच्चों में पाए जाने वाले जिनकी पारिवारिक ट्रेनिंग सही ढंग से नहीं हो पाती है, एक कई बार दूसरे बच्चों को रोता देखकर सहानुभूति के कारण बच्चे रोने लगते हैं। नर्सरी स्कूल में बच्चों के रोने का कारण को स्पष्ट करते हुए एल.डी. क्रो ने लिखा है कि बॉयज सीम टू क्राई बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद अडल्ट एंड फ्री ट्रैक्शन बाय द ऑब्जेक्ट इन एनवायरनमेंट, एंड गर्ल्स टेंड्स टू क्राई बिकॉज ऑफ ए रियल और मार्गलिन इंजरी टू देयर पर्सन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि नर्सरी कक्षा की बात हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई बच्चा किसी बच्चे को देखकर ही रोने लग गया हो, ठीक है। और कुछ बच्चे होते हैं जो क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा मैच्योर हैं या फिर थोड़े ज़्यादा उम्र के हैं, तो उनके अंदर क्या हो सकता है, या फिर आप ये कह सकते हैं उनके परिवार का जो एनवायरनमेंट है ये क्या करता है, इनफैक्ट अफेक्ट डालता है, ठीक है, कि बच्चे के ऊपर प्रभाव डालेगा। आपका माता पिता का प्रभाव भी पड़ेगा, उसके आसपास के एनवायरनमेंट का भी प्रभाव पड़ेगा कि उसके अंदर किस प्रकार की जो क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप हुई हैं। ये भी क्या करता है, अगर आप किसी पेरेंट्स ने बच्चे को बहुत अच्छा पहले से ही ट्रेन किया हुआ है या पहले से ही वो उसकी स्टडी के प्रति क्या है थोड़े एक्टिव हैं, तो ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलेगा कि वो क्या है थोड़े से ज़्यादा अच्छी विशेषताओं के होते हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, उनके अंदर चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की क्षमता अच्छी होती है, या फिर ये सब डिपेंड करता है कि आपका जो परिवार है, आपकी जो फैमिली है, वो आपकी चीज़ों को लेकर कितना एक्टिव रहती है या कितना अपने बच्चे के प्रति चीज़ों को लेकर वो अग्रसर है। ये चीज़ बच्चे के ऊपर भी अफेक्ट डालती है। तो जो अध्ययन करता है उनके अनुसार देखो एल.डी. क्रो और ए क्रो ने लिखा है कि जो बॉयज़ हैं, आपने देखा है जो लड़के हैं, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का टकराव, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट को अगर आप सिंपल एक मीनिंग में देखें तो इसका मतलब होता है टकराव करना, किसी चीज़ के मतभेद। तो जो सामान्य तौर पर हमें ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उनमें अगर आप लड़कों और लड़कियों का कंपैरिजन करें तो लड़के जो हैं वो वयस्कों के साथ टकराव के कारण, मतलब अडल्ट के साथ उनकी टकराव हो सकती है और उनकी मतभेद हो सकता है, और इस कारण से जो है मतलब उनका जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या है, उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है सपोर्ट, यानी आपके अकॉर्डिंग की, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, तो लड़कों के अंदर रोने का जो कारण है वो ये होता है। जबकि गर्ल्स जो है वो इसलिए भी रोने लगती हैं क्योंकि उन्हें वास्तविक
स्तर पर या फिर किसी भी चीज़ की हल्की सी चोट लग जाए, वो तब भी क्या है, इंजरी हो जाए तो वो क्या करती है, रोने लगती हैं। तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है कि कोई बच्चा तो है अपनी अभिव्यक्ति के वजह से चीज़ों के साथ स्ट्रोंग हो सकता है, और कोई ऐसा हो सकता है जो क्या है, सेंसिटिव है, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी क्या है, वो रोने लग सकता है। तो ये तो दोनों चीज़ें एनवायरनमेंट बेस्ड भी होती हैं और डिपेंड करते हैं कि आपका जो मानसिक डेवलपमेंट है वो किस किस प्रकार का है। ये चीज़ें क्या करेंगी, आपको अफेक्ट करेंगी कि आप अगर ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो आप किसी के प्रति भी सहानुभूति होने पर रोने लग सकते हैं, और अगर आप जो मेंटली बहुत ज़्यादा मैच्योर है, आपको भी प्रैक्टिकल जैसी चीज़ों में विश्वास है, तो किसी की भी समस्या से आप रोना शुरू नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये डिपेंड करता है एनवायरमेंटल बेस, आप इसे कह सकते हैं, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं कि किस तरह का वातावरण आपको मिला है, वो भी इस पर जो क्या है, प्रभाव डालता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पहले हमने बात कर ली है इनके द्वारा L.E. लॉन्गस्ट्रीट के अनुसार जो इन्होंने बताया है हमें कि नर्सरी में और बाल विकास में किस प्रकार से बच्चों का जो समायोजन है वो होता है। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फिर प्राइमरी स्कूल के अनुभव और बाल विकास। ठीक है, प्राइमरी स्कूल के अनुभव और बाल विकास के बारे में। जब बालकों को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है तो उसे विद्यालय के वातावरण, अध्यापकों और सहपाठियों के साथ समायोजन करना सिखाया जाता है। ठीक है, देखिए जब भी हम किसी बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, एक बैलेंस बनाना सिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो समायोजन है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बैलेंस किसके बीच में, अपने एनवायरनमेंट के बीच में। ठीक है, कि हर जैसा एनवायरनमेंट उसे घर पर मिलता है वैसा एनवायरनमेंट उसे हर जगह नहीं मिलेगा, तो उसे क्या करना है, एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अपने एनवायरनमेंट के साथ, और उसमें जो व्यक्तित्व उन्हें उसे मिल रहे हैं, जैसे अध्यापकों के साथ। ठीक है, कुछ अध्यापक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी हो सकते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, तो सभी के साथ क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उसको जो क्लासमेट्स मिलते हैं, ठीक है, क्लासमेट्स जो मिलते हैं सभी का व्यवहार अलग होता है, तो उन सभी के साथ क्या करना है, उन्हें एक बैलेंस क्रिएट करना है। ठीक है, समायोजन बनाना है। इसी प्रकार से यह देखा गया है कि जिन बच्चों को अच्छा पारिवारिक वातावरण मिलता है उनका विद्यालय में समायोजन अपेक्षाकृत जल्दी और अच्छा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो फैमिली है अगर वो आपको लोगों के साथ बैलेंस क्रिएट करना सिखाती है तो आप लोगों के साथ यह चीज़ों को बहुत आसानी से शेयर कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली जो है वो कितनी सपोर्टिव है, कितना उन्होंने आपको चीज़ों को ग्रैब करने में, चीज़ों को अपनाने में जो है इसकी थोड़ी ट्रेनिंग दी है, तो चीज़ें जो बच्चे हैं वो चीज़ों के साथ बैलेंस जल्दी बना लेते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे होते हैं कि जो आप ये कहें कि स्ट्रिक्ट होते हैं, या फिर यूँ मान लीजिए कि उनकी अपनी एक अभिव्यक्ति बन जाती है कि नहीं मुझे ऐसा करना है तो मुझे नहीं करना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका फैमिली जो एनवायरनमेंट है ये आपको इस चीज़ में समायोजन बनाने में सहायता करता है, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, ये बात हम सबको पता है। प्राथमिक विद्यालय में बालकों की सर्वांगीण शिक्षा के लिए आवश्यक है विद्यालय के अध्यापक बालकों के अभिभावकों से निरंतर संपर्क बनाए रखें। विद्यालय में कक्षा का वातावरण मुख्यतः 3 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, पहली से 5वीं तक के जो विद्यालय होते हैं, ठीक है, उनको प्राथमिक बोलते हैं। पहली से 5वीं वर्ष के जो आपके स्कूल्स होते हैं उन्हें हम प्राइमरी स्कूल्स बोलते हैं, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्कूल्स बोलते हैं, प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं। और बच्चों की इसमें क्या है, सर्वांगीण शिक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि देखिए हम डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट हमने पहले भी पढ़ा था जब साइकोलॉजी शुरू की थी, कि डेवलपमेंट यानी विकास क्या है, विकास जब भी पूरा होता है जब बच्चे को ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रही हो। ठीक है, मनोवैज्ञानिक भी ये कहते हैं कि बच्चों की जो डेवलपमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट उनकी होनी चाहिए, यानी हर एक विकास पर हमें क्या करना है, ध्यान केंद्रित करना है। बच्चे का शारीरिक विकास भी होना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनका मानसिक विकास भी, मेंटल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, सोशल जो है, क्योंकि अगर बच्चे सोशल नहीं होते ये भी क्या है, एक प्रॉब्लम है। ठीक है, कि आपको ज़्यादा लोगों से बोलना पसंद नहीं है, ज़्यादा लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। ठीक है, तो इमोशनल आपका जो भावात्मक है और सोशल, ये सभी जो हमारी डेवलपमेंट है इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं। देखिए कि सोशली, इमोशनली, इसके बाद आपकी जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, हर एक चीज़ क्या करती है, आपके डेवलपमेंट पे क्या डालेगी, प्रभाव डालेगी। इसलिए हमें ये बात याद रखनी है कि बच्चे
डेवलपमेंट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने साइकोलॉजी शुरू की थी, कि डेवलपमेंट जो है वो बात करता है विकास की। अगर हम बात करें तो विकास कैसा होना चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट है बच्चे का हर एक तरह से सर्वांगीण विकास जो है 1ली से 5वीं तक होना चाहिए। ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है बच्चे का बहुत ज़रूरी है। पहले 5 वर्ष हम यहाँ पे कह सकते हैं, 1ली से लेकर 5वीं वर्ष तक का जो डेवलपमेंट है ऑल राउंड डेवलपमेंट पर हम बहुत जोर देते हैं, क्योंकि इस वक्त बच्चे का जो विकास होता है बहुत तेज़ी से भी होता है और बहुत अच्छे से। आप ये कहिए कि उसका जो माइंड है वो डेवलप हो रहा है, तो जिस तरह की चीज़ें वो अगर कौन ग्रैब करेगा, सीखेगा, वो क्या है उसके विकास की को बढ़ाएगा। तो इसलिए हम ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। जितने हमने पहले बात की थी कि इसमें हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, हमारा इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो भी सम्मिलित होता है। साथ साथ में हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है वो भी क्या करता है, हमारे हर एक प्रकार के डेवलपमेंट को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि बच्चे का जो विकास है वो किसी प्रकार से रुकना नहीं चाहिए। हर एक तरह का जो डेवलपमेंट है उसका सर्वांगीण विकास जो है 1 से 5 वर्ष की आयु में होता है। तो इस पर हमें क्या क्या ध्यान केंद्रित करना है। और जो पेरेंट्स होते हैं उनको क्या करना है, बच्चों के जो टीचर्स होते हैं उनसे कंटिन्यू जो क्या है, आप ये कह सकते हैं कि बच्चे के जो टीचर्स हैं उनसे मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो ये जान सके कि उनके बच्चे की जो ग्रोथ है वो किस तरह से हो रही है, या फिर क्या जो उसकी डेवलपमेंट में अगर कोई रुकावट या बाधा आ रही है तो उसको किस प्रकार से दोनों मिलकर जो है वो दूर कर सकते हैं। उसके बिहेवियर में अगर कोई चेंज आ रहा है, आप ये कह सकते हैं जो अनवांटेड है, अच्छा नहीं है, किस कारण से है, इसका पता लगाने के लिए जो बच्चे और टीचर्स हैं उनको क्या करनी चाहिए, बच्चे के बारे में डिस्कशन ज़रूर करनी चाहिए कि किस तरह से बच्चा जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, उसका व्यवहार चेंज हो रहा है, ठीक है, अच्छा है या बुरा है। ये सारी चीज़ें जो है हमें, अगर हम पहले से ही इस पर कंसंट्रेट करके चलेंगे तो बच्चे के विकास में एक अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि हम बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो हमारा जो क्लास होता है उसका जो डेवलपमेंट है वो 3 प्रकार का हो सकता है, ठीक है, सॉरी, जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो 3 प्रकार का हो सकता है, डेवलपमेंट नहीं, वातावरण जो है वो 3 प्रकार का हो सकता है। सबसे पहले प्रजातांत्रिक वातावरण, निरंकुशवादी वातावरण और स्वतंत्र वातावरण। प्रजातंत्र यानी जो देखिए जिसमें किसी चीज़ का क्या नहीं है, बातें सुनी जाएंगी किसकी, बच्चों की, ठीक है। प्रजातांत्रिक यानी लोकतंत्र जिसे आप कहते हैं, उस तरह से हम इसे ले सकते हैं, ठीक है, कि जो लोकतांत्रिक हम बात करते हैं कि लोगों के द्वारा जो चीज़ें हैं उसको इम्पोर्टेंस देना, ठीक है। निरंकुशवादी यानी किसी प्रकार का उस पर क्या प्रतिबंध नहीं लगाना, ठीक है, किसी चीज़ का उस पर क्या नहीं करना, कि आप ये कह सकते हैं कि आप उन्हें एक फ्री एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फ्रीडम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे उसमें अच्छे से सीख सकें। और तीसरा होता है एक स्वतंत्र वातावरण, जिसमें बच्चा जो है खुद से सीखने का प्रयास कर रहा है। आप उन्हें एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, कि हमने क्या किया है, एक पहले से प्री प्लान जो एनवायरनमेंट बच्चे के लिए क्रिएट कर लिया है, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्वतंत्र वातावरण की बात करें, ठीक है, तो स्वतंत्र वातावरण में ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को कुछ भी करने के लिए छोड़ देते हैं। ये क्या होती है, एक प्री प्लान एक्टिविटी होती है, ठीक है। पहले से ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें बच्चे के लिए किस प्रकार का जो एनवायरनमेंट है क्रिएट करना है। क्यों क्रिएट करना है, क्योंकि उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने से हम चाहते हैं कि बच्चे की जो नॉलेज है या उसे जो हम सिखाना चाहते हैं, जो हम उसे बताना चाहते हैं, वो उसे सीखे, लेकिन एक्टिविटीज़ के द्वारा उस चीज़ को करके सीखना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसे एक स्वतंत्र वातावरण देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्लास का एनवायरनमेंट है वो 30 प्रकार का हो सकता है। एक तो प्रजातांत्रिक वातावरण, ठीक है, जिसे आप लोकतंत्र कहते हैं, ये भी क्या है, बच्चों पर ही डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, आप उनकी राय लेते हैं, उनकी जो एडवाइस है वो लेते हैं। निरंकुशवादी यानी उन्हें कुछ फ्रीडम आपने दे दिया है, हर चीज़ के प्रति रोक टोक नहीं है, कुछ आपने उन्हें फ्री एनवायरनमेंट दिया है। तो स्वतंत्र वातावरण जिसमें हम बात करते हैं कि जो बच्चा है वो प्री प्लान एक्टिविटीज़ में क्या है, चीज़ें कर रहा है, सीख रहा है। हैंड्स ऑन एक्टिविटी हम इसमें शामिल करते हैं कि बच्चा अपने हाथों से जो है वो चीज़ों को करता है और उससे सीखता है, उससे जो है लर्न करने की कोशिश करता है। तो ये जो है प्राइमरी विद्यालय में जो बच्चा है उसके बाल विकास के लिए क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपको देखने को मिलते हैं, उस पर इसमें बात की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अध्यापक विद्यार्थी संबंध के बारे में, जो टीचर, ठीक है, टीचर और
स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है या कैसा होना चाहिए, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। विद्यालय में एक छात्र का अधिगम और उपलब्धि किस प्रकार होगी, यह बहुत कुछ निर्भर करता है कि अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में संबंध कैसे हैं। यानी आपका टीचर कैसा है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है या फिर बहुत सपोर्टिव है, ठीक है, आपकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को लेकर चलता है, ठीक है, बच्चे के इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, बच्चे को फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे का टीचर के साथ व्यवहार या टीचर का बच्चे के साथ व्यवहार कैसा है, संबंध कैसे हैं। तो ये क्या करते हैं, स्टूडेंट की डेवलपमेंट को, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने में सहायता करता है। क्योंकि जो टीचर है अगर उससे आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो ये क्या करेगा, आपकी ग्रोथ को क्या करता है, अफेक्ट करता है, आपकी जो विकास है उस पर क्या डालता है, प्रभाव डालता है। ये आपकी ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा उस पर, ठीक है। इससे आपकी ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, सकारात्मक भी हो सकती है, और ये आपके जो है नेगेटिव इफेक्ट भी आप ये कह सकते हैं दे सकता है कि जो व्यवहार है टीचर का, अगर वो बच्चे के प्रति या बच्चे का व्यवहार टीचर के प्रति वो टीचर को पसंद ना करता हो या किसी भी कारणवश उनके बीच में यदि थोड़ा सा भी मतभेद है तो क्या है, उसकी जो ग्रोथ है वो नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी हो सकती है। एक छोटे बच्चे के लिए अध्यापक माँ का प्रतिस्थापित गुण एवं विशेषता होनी चाहिए। मतलब क्योंकि बच्चा जो है सबसे पहली बार जो एनवायरनमेंट में निकलता है ना, जब सोशल हम कह रहे हैं कि उसका जो पहला सोशल समाजीकरण है वो कहाँ होता है, स्कूल में होता है, विद्यालय में होता है। तो ये जो विद्यालय है यहाँ पर वो सबसे पहले क्या है, अपने माता पिता को छोड़कर सबसे पहले जिसके संपर्क में आता है वो क्या होता है, टीचर ही होता है, अध्यापक होता है। तो हम ये कहते हैं कि टीचर्स में क्या है, वो गुण होने चाहिए, आप ये कह सकते हैं वो स्किल्स उसमें होनी चाहिए कि वो बच्चे को किस तरह से, जैसे उसकी माँ ने उसे हर एक चीज़ सिखाने का प्रयास किया है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो चीज़ें उसने अभी तक सीखी हैं, तो उसी प्रकार से जो गुण हैं, जो स्किल्स हैं टीचर के अंदर होनी चाहिए, विशेषता होनी चाहिए कि सभी बच्चों को एक साथ लगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक बच्चे के प्रति जो टीचर है उसका जो दृष्टिकोण है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका जो दृष्टिकोण है बच्चे के प्रति कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हर एक बच्चे को एक ही, उससे कहीं पार्शलिटी जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस दिशा में अध्ययन करने वालों ने ये देखा है कि अध्यापक की अभिव्यक्ति के प्रति विद्यार्थी अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। यानी टीचर का जो बिहेवियर होता है, आप ये कह सकते हैं किसी भी अध्यापक का जो नेचर होता है, उसका जो व्यवहार होता है, उसके प्रति बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। बच्चे जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, कि बच्चे जो हैं वो अपने टीचर्स की बात को ज़्यादा मानते हैं। ये बात सभी देखा है कि बच्चे जो है टीचर को अपना रोल मॉडल मानते हैं कि टीचर ने आज क्या बताया, उनकी बातों को थोड़ी ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो ये क्या है, सबसे पहले क्योंकि बच्चा जो है अपने अध्यापक से कनेक्ट होता है तो ये सारी चीज़ें क्या डालती है, इसलिए उनकी अभिव्यक्ति यानी उनका जो व्यवहार है वो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। अगर उनका व्यवहार बच्चे के साथ अच्छा नहीं है तो ये उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित भी कर सकता है, ठीक है, और मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित भी कर सकता है। और दूसरा ये है कि उनका मानसिक व्यवहार जो है वो बहुत अच्छा भी हो सकता है, प्रताड़ित, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है कि बच्चे और जो टीचर है उसके बीच का जो संबंध है वो अच्छा होना चाहिए। टीचर को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चे से कनेक्ट हो सके, ठीक है। ऐसी अभिव्यक्ति उसे अपनी बनानी चाहिए, स्किल बनाने का कौशल होना चाहिए कि वो हर एक बच्चे से जुड़ सके ताकि उसका अच्छे से विकास हो सके। इस चीज़ पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। इसके बाद हम बात करते हैं बी कुप्पुस्वामी का विचार कि जब बालक निम्न आर्थिक वर्ग से संबंधित होते हैं तब बालकों और अध्यापकों के बीच मूल्यों में खाई होती है। यानी अगर कोई बच्चा, ये कह सकते हैं आपकी मिडिल क्लास फैमिली कह सकते हैं, ठीक है, या फिर लो फाइनेंशियल कंडीशन से आया है, ठीक है,
मतलब उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, आप ये कह सकते हैं। तो बात बच्चे और अध्यापक के बीच में क्या बन जाता है, एक थोड़ा सा गैप आप कह सकते हैं इसके अंदर क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा बालक या तो शिक्षक की आज्ञा का पालन नहीं करता, या आक्रामक रवैया अपनाता है, या उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शिक्षक है, मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि बच्चे और टीचर के बीच में जो गैप आ जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि हो सकता है जो स्टूडेंट है या जो विद्यार्थी है वो टीचर की जो बात है वो नहीं मानते हैं। तो ये क्या है, कारण है। ठीक है, क्या है, उसकी जो बातें ना माने उसके वजह से क्या हो सकता है, उनके बीच में गैप हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो एक ऐसे विद्यार्थी धीमी गति से सीखते हैं, जिससे चलते अध्यापक उन पे से उब जाते हैं और उनसे निराश हो जाते हैं। इस प्रकार अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के बीच में एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते। ठीक है, तो कह रहा है कि बच्चे में और स्टूडेंट में क्या, सॉरी, विद्यार्थियों में और जो टीचर्स हैं उनके बीच में क्या हो सकता है, गैप हो सकता है। और इस गैप के होने का कारण क्या है कि एक तो क्या है, जो बच्चा है वो अध्यापक की आज्ञा का पालन ना करे। ठीक है, अध्यापक जो बात उन्हें कह रहा है, ठीक है, और उसकी बात ना मानकर वो क्या हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, आप ये कहें कि गुस्सैल है। ठीक है, तो अध्यापक की बात न मानने पर, ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि जो अध्यापक है, ठीक है, जो बच्चा है या फिर वो क्या है, स्लो लर्नर है, आप उसे कह सकते हैं स्लो लर्नर है, धीरे धीरे सीखने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या है, इन दोनों के बीच में गैप आ सकता है। तीसरा ये कह रहा है कि फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अफेक्ट करती है। ठीक है, एक गैप क्रिएट हो जाता है इनके बीच में। वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से हम ये नहीं कहेंगे कि कोई भी फाइनेंशियल चीज़ जो है वो बच्चे और स्टूडेंट के बीच में कोई गैप क्रिएट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, मतलब कुछ एक कारण ऐसे हैं जिससे क्या करते हैं, वो एक दूसरे को क्या नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ठीक है, जो स्टूडेंट है और जो टीचर है उन दोनों में क्या आ जाता है, एक गैप आ जाता है। आप ये कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच में क्या आ जाती है, एक ऐसी बीच में एक दूसरे के विचारों को ना समझने के, आप ये कह सकते हैं कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप सही है इस चीज़ के लिए कि हम एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन गैप है। ठीक है, कि बच्चा यदि कुछ कहना चाहता है या फिर टीचर उसे किस वे में किस बात को बोल रहा है, ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से हो सकता है कि उन दोनों के बीच में जो संचार का माध्यम है वो प्रॉपर नहीं है, या फिर वो एक दूसरे की बातों को सही से नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे को एज ए टीचर स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अनुशासन मुख्यतः अपने रक्षकों और अध्यापकों से सीखा जाता है। ठीक है, डिसिप्लिन जो है आप अपने टीचर से सीखते हैं। अनुशासन के माध्यम से समाज में अन्य नैतिक व्यवहार को भी सिखाया जाता है। विद्यालय में अनुशासन बालक के व्यवहार और अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। ठीक है, डिसिप्लिन का होना जो है बहुत ज़रूरी है। जब विद्यालय में अनुशासन प्रभुत्ता होता है तो ऐसा वातावरण के कारण में बच्चे में अनेक प्रकार की विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे प्रसन्नता, सहयोग, आत्मसम्मान, विश्वास की योग्यता। ठीक है, तो कहना है जो डिसिप्लिन है वो हमारी लाइफ के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, हमारी लाइफ में एक पंचुअलिटी को आप कह सकते हैं लेकर आती है। ठीक है, पंचुअल बनता है बच्चा, समय पर चीज़ों को पूरा करना है अगर उसमें डिसिप्लिन है तो। ठीक है, वो क्या कर पाता है, अपना एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर पाता है। ठीक है, उसका जो करेक्टर है उसको डेवलप करने में आप ये कह सकते हैं जो हेल्प करता है आपका डिसिप्लिन है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, उसमें मोरल वैल्यूज़ को डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, कुछ नैतिक मूल्य होते हैं, मोरल वैल्यूज़ जो है उसमें डेवलप की जा सकती हैं डिसिप्लिन के माध्यम से। ठीक है, और इसके साथ साथ ही उसके अंदर क्या है, एक आप ये कह सकते हैं वातावरण के अनुसार उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ जो हैं ये डेवलप करने में जो सहायता करता है। ठीक है, क्वालिटीज़ को डेवलप करता है जो उसकी अभिव्यक्ति का निर्माण करने में क्या है, बहुत बेहतर साबित होती हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप के अंदर अनुशासन नहीं है, ठीक है, तो आप किसी काम को सही समय पर पूरा करने की कभी कोशिश नहीं करेंगे, कभी प्रयास नहीं करेंगे, और ये क्या है, आपके अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा। आपका चरित्र निर्माण में ये बहुत सहायक होता है कि व्यक्ति
व्यक्ति अगर डिसिप्लिन है, उसके अंदर अनुशासन है, तो आपका जो चरित्र है, आपको ये पता है कि हमारा व्यवहार किसके प्रति कैसा होना चाहिए, इस चीज़ के लिए क्या करता है, आपको मोटिवेट करता है। ठीक है, मोरल वैल्यूज़ हमें नैतिक मूल्यों के बारे में बताता है। ठीक है, आपके अंदर कुछ अलग सी क्वालिटीज डेवलप करता है, जो क्या करता है, आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में आ जाती हैं, ठीक है, जैसे आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाने में सहायता करता है। ठीक है, आपकी खुशी, ठीक है, लोगों को सपोर्टिव बनाता है आपकी तरफ। ठीक है, आपको जो है लोगों का सपोर्ट मिलेगा अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है। ठीक है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में क्या करता है, कोशिश करता है। ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और हमें क्या बनाता है, सेल्फ डिपेंडेंट भी बनाता है। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में भी ये सहयोगी है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं, ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं, वो आपके अंदर कौन डेवलप करेगा, अनुशासन डेवलप करेगा। तो किसी भी विद्यालय में अनुशासन का भी क्या है, बहुत महत्व है, कि विद्यालय में जो अनुशासन सिखाया जाता है, उससे व्यक्ति के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ जो है, बहुत सारी विशेषताएं जो हैं वो उत्पन्न होती हैं, और ये विशेषताएं क्या करती हैं, उसको आगे चल के जीवन में बहुत काम आती हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो इन विशेषताओं के बारे में BK कुप्पू स्वामी जी ने बताया है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें जो चीज़ें हमारे लिए की जाती हैं, ठीक है, हो सकता है बच्चे को डिसिप्लिन अच्छा ना लगे, लेकिन ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, डिसिप्लिन का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्यालय और शैक्षिक उपलब्धियाँ। इस दिशा में हुए अध्ययन, मतलब इसमें जितनी भी स्टडीज़ अभी तक आपने देखी हैं, देखा गया है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी शिक्षा में उपलब्धि उनकी योग्यता को देखते हुए अपेक्षाकृत कुछ कम होती है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा अगर 90% मतलब इंटेलिजेंट है, आप ये कह सकते हैं कि, या फिर वो मेंटली उसका IQ लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वही बच्चे जो हैं वो क्या कर सकते हैं, आगे जाके चीज़ों को कर सकते हैं, या फिर सक्सेस जो आप ये कह सकते हैं उनको क्या है, सक्सेस मिलेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है जिनका IQ लेवल कम होता है। ठीक है, मतलब कोई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो क्या है, स्टडीज़ में बहुत अच्छे ना रहे हों। ठीक है, स्टडीज़ में उन्हें बहुत अच्छे मार्क्स ना मिले हों। ठीक है, क्योंकि जो सक्सेस होती है वो कभी मार्क्स डिपेंडेंट नहीं होती है, ये बात आपको पता है, कि जो हमारी सफलता है, ठीक है, सफलता कभी भी न्यूमेरिकल नहीं होती, नंबरों पर, प्रतिशत पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, कि इतने परसेंटेज 90% लाने वाला बच्चा ही क्या करेगा, सक्सेसफुल बनेगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक वे ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, या फिर 60% लाने वाले बच्चे जो है वो सक्सेस नहीं होते, ठीक है, सक्सेसफुल ना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो सक्सेस होती है वो कभी भी नंबरों पे बेस नहीं होती है। ठीक है, आप उसे नंबरों के माध्यम से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो उपलब्धियों की बात हम इसमें कर रहे हैं कि योग्यता को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ऐसे बच्चे भी हमने देखे हैं जो क्या होते हैं, स्कूल लेवल पर जिनके जो मार्क्स है सब्जेक्ट पे वो कम आए होते हैं, लेकिन कई बार ऐसे विद्यार्थी जिनकी शिक्षा की उपलब्धियाँ परिस्थिति जन्य होती हैं। बहुधा यह देखा गया है कि जब किसी विद्यार्थी के परिवारजन की मृत्यु हो जाती है, तो विद्यार्थी को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रवेश कराया जाता है, या विद्यार्थियों को कई तीव्र संवेग उत्पन्न होते हैं, तो विद्यार्थी की शिक्षक उपलब्धियां कम हो जाती हैं। विद्यार्थी की कम शिक्षक उपलब्धियों के कारण परिवार, स्कूल, विद्यार्थी स्वयं भी प्रभावित होता है, और जब विद्यार्थी को पढ़ने में रुचि नहीं होती तो उसकी शैक्षिक उपलब्धियों में कमी आ जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है उसकी एजुकेशन को इफ़ेक्ट करती है। आप बात करें, ठीक है, जो हमारी एजुकेशन है उस पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रभाव डालती हैं। ठीक है, जैसे आपके परिवार में कोई भी एक्सीडेंटल केस अगर हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे की जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो प्रभावित होती है। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट प्रभावित होती है, आर्थिक रूप से क्या हो सकता है, वो कमज़ोर हो सकता है। ठीक है, क्या है उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, फाइनेंशियल
फिर देखिए हम विद्यालय और शैक्षिक उपलब्धि के बारे में बात करेंगे। इस दिशा में बहुत अध्ययन होने के बाद ये देखा गया है कि जो विद्यार्थी होती है उनकी जो शिक्षा की उपलब्धियां होती हैं, ठीक है, उनकी जो अचीवमेंट होती हैं वो अपेक्षाकृत योग्यता को देखते हुए कम हो सकती है। यानी हो सकता है बच्चे की एजुकेशन, ठीक है, उसके एजुकेशन की जो मार्क्स आप ये कह सकते हैं, ठीक है, जो मार्कशीट में मार्क्स देखने को मिलते हैं वो क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ठीक है, कम हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे के अंदर क्या नहीं है, टैलेंट नहीं है, ठीक है। और ऐसा होने के क्या है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, कि कई बार हम ये देखते हैं कि जो विद्यार्थी है जिनकी शिक्षा की उपलब्धियां परिस्थितिजनक होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, ये सिचुएशन बेस्ड होती हैं, कि कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी परिस्थिति हो गई जिसके कारण क्या है बच्चे का जो मार्क्स ऑब्टेन करने की जो क्षमता है, आप ये कह सकते हैं, उसने एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, एग्ज़ाम्स में जो है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हुई, अफेक्ट हुई, प्रभावित हुई, ठीक है, जिसके कारण जो उसके नंबर हैं वो क्या हैं, कम हो गए, ठीक है। और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, कि हो सकता है बच्चा किसी चीज़ से परेशान हो, ठीक है, स्ट्रेस हो किसी चीज़ का उसे, ठीक है, हो सकता है कि बच्चे ने पढ़ाई ठीक से ना की हो या वो पढ़ नहीं पाया हो किसी भी कारण से, हो सकता है कि ऐसी कोई परिस्थिति आ गई हो, ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन हो गई हो जिसके कारण वो पढ़ाई ना कर पाया हो, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि वो बीमार हो गया हो, ठीक है, बीमारी के कारण वो ऐसा हुआ है कि उसके जो मार्क्स एग्ज़ाम में वो कम हो गए। तो कह रहे हैं कि जो मार्क्स हैं वो किसी बच्चे की जो है एबिलिटी को, उसकी कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं करते हैं। कि जो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब व्यक्ति किसी परिवारजन की मृत्यु हो जाती है, यदि उसका एडमिशन किसी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में करा दिया जाता है तो उसका जो तीव्र संवेग है वो उत्पन्न हो जाता है। मतलब जो उसका इमोशनल डेवलपमेंट है वो क्या है, तेज़ी से होने लग जाता है। इमोशनली वो क्या होता है, सेंसिटिव हो जाता है, आप ये कह सकते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं बच्चे चीज़ों को लेकर, और उस कारण से वो क्या है, अपना कंसंट्रेशन नहीं लगा पाते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं चीज़ों पर, स्टडी पर, ठीक है, जिसके कारण उनकी शैक्षिक उपलब्धियां क्या है, उनके मार्क्स आप ये कह सकते हैं क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों का कारण, ठीक है, मतलब आपकी जो मार्क्स हैं उसको ऑब्टेन, अगर कोई बच्चा 90% लेकर आ रहा है, 80% लेकर आ रहा है, तो इसका जो रीज़न है उसका परिवार भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, विद्यार्थी खुद भी हो सकता है कि उसने मेहनत इतनी ज़्यादा की है, ठीक है, या उसे स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो शायद ही नहीं पढ़ता रहता है, ठीक है। जब विद्यार्थी पढ़ने में रुचि ना लगे तो क्या हो सकती है, उसकी सारी उपलब्धियां कम भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आपकी जो स्टडी है, आपका जो पढ़ाई है वो आपकी फैमिली पर बेस्ड भी हो सकती हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स पर भी डिपेंड कर सकती हैं, ठीक है, आपकी जो परिवार है, आपके दोस्त हैं, इसके अलावा आपकी जो स्कूल है उस पर भी डिपेंड हो सकती है कि स्कूलों में चीज़ें आपको कितनी जो आप ग्रैब कर पा रहे हो या कितनी आप सीख पा रहे हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों पर। और खुद पर भी डिपेंड करती है कि आपने जो सेल्फ जो आपने हार्ड वर्क किया है वो किस प्रकार से किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस पर डिपेंड हो सकती हैं, और ये सभी कारण हैं कि आपकी जो नंबर है किसी भी कक्षा में वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कूल तथा व्यक्तित्व। ग्लासर ने विद्यार्थियों के प्रति प्रकार्य की आलोचना करते हुए कहा है कि विद्यालय उन विद्यार्थियों की उपलब्धियों को अवरुद्ध कर देते हैं जो विद्यार्थी विद्यालय में असफल हो जाते हैं अथवा शैक्षणिक उपलब्धि में अन्य विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में पीछे रह जाते हैं। विद्यालय में केवल उन विद्यार्थियों को लाभ होता है जिनका विद्यालय में कार्य निष्पादन अच्छा हो पाता है। यानी ये कह रहे हैं कि जो ग्लासर हैं, ठीक है, वो ये कहना चाहते हैं कि जो स्कूल है, जो विद्यालय है, वो ऐसे बच्चों की स्टडीज़ को क्या कर देता है, रोक देता है, ठीक है, उसे स्टॉप कर देता है स्टडीज़ को, जो क्या होते हैं, एजुकेशनली वीक होते हैं, ठीक है। हो सकता है उनकी जो सीखने की क्षमता है वो क्या है, स्लो है, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं उनका IQ लेवल जो है वो कम है, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं या किसी
सिचुएशन के कारण जो है वो अपनी स्टडीज़ को टाइम नहीं दे पाते हैं, या फिर कोई भी कारण हो सकता है। तो कह रहे हैं कि जो ग्लासर है वो ये कहते हैं कि जो स्कूल है वो ऐसे विद्यार्थियों की जो स्टडीज़ है उनको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, उसको रोक लगा देता है। कैसे? क्योंकि यदि भी बच्चा किसी एक क्लास में जो है अच्छे अंक लेकर पास नहीं हो पाता है, तो क्या है, वो फर्दर जो स्टडीज़ हैं उनको कंटिन्यू नहीं कर सकता है, अपनी स्टडीज़ को वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है। और जिसके कारण क्या है, उसका जो शैक्षणिक विकास है, आप ये कह सकते हैं जो शैक्षिक विकास है वो रुक जाता है। ठीक है, रुक जाता है, रोक दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या है कि कह रहे हैं कि विद्यालय मतलब ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनका जो मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, या फिर जो अपनी स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वही बच्चे क्या हो पाते हैं, इसमें सफल हो पाते हैं। तो स्कूल और आत्म प्रयत्न लगभग 3-4 वर्ष की अवस्था तक बालक सेक्स संबंधी अंतर को पहचानने की नहीं लगता, बल्कि वह बालों और कपड़ों के रखरखाव के आधार पर लड़के लड़कियों और स्त्री पुरुषों को अलग पहचानने लग जाते हैं। मतलब जो 3 से 4 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको ये नॉलेज नहीं होती कि हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, किस पर, जेंडर बेसिस पर क्या करें, हम उसे डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, उसका जो डिफ्रेंशिएशन है, आप ये कह सकते हैं उसके अंदर जो अंतर है, उसको अंतर को बताने के लिए जो 3 से 4 वर्ष के बच्चे हैं वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, फैब्रिक, आप ये कह सकते हैं कपड़ों का। कि जो लड़के होते हैं आपको पता है वो क्या पहनते हैं, पैंट शर्ट जैसी चीज़ें पहनते हैं। ठीक है, और जो गर्ल्स होती हैं वो स्कूलों में स्कर्ट, फ्रॉक, इस प्रकार की चीज़ें पहनती है। तो कह रहे हैं जो 3 से 4 वर्ष का बच्चा है वो क्या करने लग जाता है, इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करने लग जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फैब्रिक, कपड़ों के आधार पर। ठीक है, उन्हें जेंडर डिफ्रेंशिएशन की नॉलेज नहीं होती है कि जेंडर बेसिस पर हम किसी को क्या कर सकें, एज ए बॉय एज ए गर्ल क्या कर सके, उसे डिनोट कर सकें। ठीक है, ये जो क्वालिटी होती है ये उनमें नहीं होती है। तो जब से स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं तो उनके अंतर यह अंतर और अधिक स्पष्ट हो जाता है। लेकिन जब स्कूल में वो धीरे धीरे पढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो उन्हें क्या है, जेंडर डिफ्रेंशिएशन करना भी आ जाता है कि लड़का और लड़की में फ़र्क क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो स्कूल में ही क्या करता है, सीखता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हमने पढ़ी अभी। ठीक है, स्कूल से में कि हम जो अलग अलग हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उनके आधार पर अलग अलग जो अध्ययन हुए हैं उसके आधार पर हमने जो बच्चे हैं वो नर्सरी से लेकर धीरे धीरे उनके अंदर किस प्रकार से विकास होता है इसके बारे में हमने बात की। ठीक है, आप इसको अच्छे से एक बार ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, खुद से भी एक बार इसकी रीडिंग लेने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको किसी शब्द का मतलब नहीं समझ में आ रहा है या फिर किसी चीज़ को समझने में कोई भी समस्या आपको हो रही है तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिखकर बता सकते हैं। और अगर आप इस क्लास का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अभिनव शिक्षण संस्थान पर जाकर इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।